हॉस्पिटल में एक महिला ने लड़के को जन्म दिया था। पूरा परिवार बहुत खुश होता है कि हमारी पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, अब हमारे परिवार में एक और सदस्य हुआ है। सभी को बहुत अच्छी खुशी होती है जब उनके घर में किसी संतान का जन्म होता है। आपको भी होती है और हमें भी होती है। सब कुछ बहुत बढ़िया था। यहाँ पर डॉक्टर कह देते हैं कि आज के दिन आपको हॉस्पिटल में ही रहना होगा और कल हम आप लोगों की छुट्टी कर देंगे। कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पर जिसको बच्चा हुआ है वो जच्चानुमा एक महिला बन जाती है। उसके पास उसकी सास और सास की बहन ठहर जाते हैं। बाकी सब लोग घर चले जाते हैं क्योंकि घर से थोड़ी ही दूर ये अस्पताल होता है। मतलब कि उसी शहर में इनका रहना था और वहीं पर ये हॉस्पिटल होता है। अब यहाँ पर रात होती है और जब सुबह हो जाती है तो डॉक्टर इस महिला का हालचाल देखते हैं तो इस महिला को इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन कैसा होता है कि नॉर्मल इसकी डिलीवरी हुई थी, लेकिन इसको मवाद हो जाती है और बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब तो तुम्हें और भी रुकना पड़ेगा क्योंकि आपको ये इन्फेक्शन कैसे हुआ, हम आपको ठीक करना चाहते हैं। सभी परिवार इस बात के बारे में मान जाते हैं और इस महिला को एक दूसरे कमरे में रखा जाता है जहां पर ऐसे ही मरीजों को रखा जाता था क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। चेहरे तक स्वेलिंग इस महिला को आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है। दोस्तों, रात का वक्त हो जाता है, दवाइयां चल रही थी। जहां दूसरे दिन इस महिला को घर जाना था, वहां अब ये करीबन 6 से 7 दिन के लिए इसी हॉस्पिटल में इसे रहना होता है। इसकी सास और इसकी सास की बहन एक तरफ सोई हुई होती हैं। रात का करीबन 1 बजे का टाइम होता है। इस महिला को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कहती है कि शायद किसी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आवाज थी सुबह से कोई रो रहा था, कोई महिला रो रही थी। कभी किसी लड़की की आवाज लगे, कभी किसी महिला की आवाज लगे। अब ये तो जग रही थी क्योंकि इसके शरीर में दर्द था, तकलीफ थी, इसे नींद नहीं आती है। अच्छे भले लोगों को ही नींद आती है। अब ये जगी हुई और उस आवाज को सुन रही है तो इसको महसूस हो रहा है कि आवाज मेरी तरफ बढ़ रही है, और जो इसको महसूस था वो सच में ही हो भी रहा था। यहाँ पर जिसकी आवाज इसे सुनाई दे रही थी, इस महिला को एक अलग रूम में रखा गया था। बिल्कुल कहते हैं ना कि हम अपना प्राइवेट या पर्सनल रूम लेंगे। अब वो महिला इसके दरवाजे पर आकर रोने लगती है। ये और भी कान लगाकर सुनती है कि कोई बड़ी दुखी है, लेकिन ये हमारे दरवाजे पर क्या कर रही है। दोस्तों, इस महिला का किच्ची बंध जाती हैं जब उस दरवाजे को वो महिला खोलती है। ये उसे देखकर बावली सी हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती है। बहुत कोशिश करती है सास को जगाने की, सास की बहन को जगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उन्हें शायद इनकी आवाज सुना ही नहीं दे रही थी। आपको बताऊं, वो महिला जिसके बाल बिखरे हुए थे, पेटीकोट और ब्लाउज उस महिला ने पहना हुआ था और मानो उसके पेट का ऑपरेशन अभी होकर आया है। तो यहाँ पर ये महिला ये भी कहती है जिसको बच्चा हुआ था कि तुम इस हालत में कैसे चल रही हो, क्योंकि अभी तक ये डर नहीं रही थी, घबराहट तो हो रही थी, लेकिन ये रो रही थी। वो कई बार पूछने की कोशिश करती है कि तुम रो क्यों रही हो, लेकिन ये रोए जा रही थी, कुछ बोलती नहीं है। धीरे धीरे ये इस महिला की तरफ बढ़ती है जिसको बच्चा हुआ था, और जब ये पास जाती है तो ये बहुत कोशिश करती है अपनी सास को जगाने की, लेकिन सास नहीं जगती है। और अब इसे डर लगने लगता है कि ये क्या मामला है, ये कौन आफत मेरे सर पड़ी है। और ये अपने उस पैदा हुए बच्चे को अपने जो चादर होती है उसमें ढक लेती है, जो ओढ़ने का सामान इसके पास होता है। अब ये महिला थोड़ी सी दांतों को निकालती है और इसके कान के पास आकर बहुत जोर से चीखती है। अब जैसे ही ये चीखती है, इससे ज्यादा जोर से ये महिला चीखती है जिसको बच्चा पैदा हुआ था। दोस्तों, जब इतनी जोर से ये चीखती है तो हॉस्पिटल में गूंज जाती है ये आवाज। सास एकदम से खड़ी हो जाती है और वो अपनी बहू की तरफ भागती है और अपनी बहू को होश में करने की कोशिश करती है, लेकिन बहू बेहोश हो चुकी थी चीखकर। यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है, लेकिन जब वो बहू होश में आती है तो कहती है कि माँ जी, आपको मैंने कितना जगाया लेकिन आप नहीं जगे, क्या आपको वो महिला नजर आई? तो वो कहती है कि कौन सी महिला बेटी, तुम तो अकेली बिस्तर पर चीख रही थी, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया उसको पसीने आ जाते हैं। क्या दोस्तों इस महिला के मन का भ्रम था, या सच में ही कोई ऐसी महिला थी जिसका ऑपरेशन हुआ पड़ा है और वो हॉस्पिटल में घूम रही है?
आज एक सच्ची घटना जो भूतिया हॉस्पिटल है उसके बारे में हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा हो सकता है। जो लोग भूतों को नहीं मानते, साइंस ने भी कहा है कि भूत होते हैं, और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं। ये महिला बताती हैं कि मैं आज तक भी उस हादसे से उभरी नहीं हूँ। मेरा बच्चा काफी बड़ा हो चुका है लेकिन मैं उस हादसे से नहीं उभरी हूँ। ये बताती हैं कि वो महिला मेरे साथ मेरे घर भी जाती है। आप सोचकर देखिए, जहां आप इलाज कराने गए हैं वहां पर आपको कोई भूत मिल जाए और वो भूत आपका घर तक भी पीछा ना छोड़े तो फिर आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, आज एक रोचक सी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। काफी सीख स्टोरी में छुपी हुई है और कैसे ये सब कुछ होता है आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से। और बिल्कुल ये सच्ची घटना है, सत्यता पर रखी हुई सच्ची घटना है। कहां से शुरू होती है? 2005 से शुरू होती है। सुनीता नाम की एक महिला है जो गर्भवती है। दोस्तों, यहाँ पर करीबन अप्रैल का महीना चल रहा होता है, यानी जो आने वाला अगला महीना है। इसी महीने में आप 2005 में चले जाइए। अब यहाँ पर भिवानी में एक हॉस्पिटल होता है और भिवानी के अंदर ही ये सुनीता नाम की महिला रहती है। इसकी सास का नाम रामवती होता है और इसके पूरे दिन चले हुए थे। अब मैं आपको हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि उस हॉस्पिटल का नाम हम खराब नहीं करना चाहते। हालांकि इन सब चीजों को, इन घटनाओं को चलते उस हॉस्पिटल को ताला लग चुका है। वहां पर सभी का आना जाना अब वर्जित है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। भिवानी में एक अस्पताल होता है। अब इस महिला को, सुनीता को दर्द उठते हैं रात के वक्त, बच्चा होने के दर्द उठते हैं। करीबन 9 बजे दर्द उठते हैं। तो यहाँ पर पहले सुनीता को सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। सरकारी अस्पताल में सुनीता की, जो कहते हैं ना कि बच्चा होने की प्रक्रिया चलती है, यहाँ पर वो चीखती है, चिल्लाती है, काफी दर्द होता है। दोस्तों, वहां पर कट भी लगाया जाता है और सुनीता एक खूबसूरत से बेटे को जन्म देती है। सुनीता को बेटा हो चुका था। घर वालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग बहुत खुश रहते हैं और इसके बाद सुनीता से कह दिया जाता है कि तुम्हें सुबह जल्दी घर भेज दिया जाएगा क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई है। लेकिन इसमें एक बात राज की थी। क्या बात होती है कि सुनीता 9 साढ़े 9 बजे सरकारी अस्पताल में जाती है। अब वहां पर जो नर्स थी उसे घर जाना था, उसके पति आने वाले थे। तो जो डिलीवरी काफी 4 घंटे या 5 घंटे में होती, वहां पर वो महिला ज्यादा दवाई देने के कारण यह दर्द बढ़ाती है और जल्दी उस डिलीवरी को निपटाती है क्योंकि उसे अपने घर जाना है। और यहीं से उस डॉक्टर से गलती हो जाती है। जब उस डॉक्टर से गलती हो जाती है, सुबह हो जाती है, सुनीता को छुट्टी दे दी जाती है। छुट्टी देने के बाद सुनीता अब अपने आप में कुछ बदलाव महसूस करती है क्योंकि जब वो वॉशरूम जाती है तो कर ही नहीं पाती है। इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है। जब ये सब कुछ होता है तो सुनीता घबरा उठती है, पेट में दर्द और तकलीफ बढ़ने लगती है। अपने पति से कहती है, घर वालों को बातें पता चलती हैं। कहाँ बच्चे की खुशी, वहां पर बिल्कुल मवाद और बहुत बुरी हालत इसकी हो जाती है। इसके बाद सुनीता कहती है कि मुझे तो उस डॉक्टरनी से मिलना है। अब यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि उस डॉक्टरनी से तो हम मिलेंगे लेकिन उसके खिलाफ हम शिकायत भी दर्ज करेंगे। तो सुनीता एक नेक और बहुत अच्छी महिला थी। वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी चली जाएगी अगर हम ऐसा करेंगे। उन्होंने हमारे बच्चे को तो पैदा किया है। अब इसके बाद दोस्तों ये इस नर्स को, मतलब इस डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं और किस्मत बस ये इनको बाजार में ही मिल जाती है जब ये हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, सरकारी अस्पताल की तरफ। अब यहाँ पर उस नर्स को एक गाड़ी में बिठाते हैं और पूरी हालत यहाँ पर सुनीता की दिखाई जाती है। ये कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। तभी वो कहती है कि गलती क्यों नहीं है, तुमने लापरवाही की है तभी तो इसकी ऐसी हालत हुई है। अब वो अपनी गलती को मानते हुए कहती है कि चलो मैं इस चीज का हर्जाना भुगतूंगी, मैं तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। सुनीता भी कहीं ना कहीं यही सोच में थी कि मैं ठीक हो जाऊं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी के पेट पर लात नहीं मार सकती। अब यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं होता, भिवानी में एक हॉस्पिटल होता है। उसके अंदर ये जो नर्स होती है, डॉक्टर होती है, लेकर जाती है और वहां पर सुनीता को एडमिट कराकर चुपके से वहां से निकल जाती है। जो उस हॉस्पिटल की नर्स डॉक्टर होती हैं, जो मेन डॉक्टर होती हैं, जब सुनीता की हालत को देखती हैं तो वो कहती हैं कि तुमने लापरवाही करी है, तुमने इसको ढंग से नहीं देखा है,
दोस्तों यहाँ पर एक और चीज इन लोगों ने की थी, जो एक्सपायरी डेटॉल था उस चीज का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, उसके कारण भी इनकी ज्यादा हालत बिगड़ जाती है। अब यहाँ पर ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी हालत बहुत बेकार है, काफी इलाज चलेगा और इलाज के बाद भी मैं कुछ नहीं कह सकती। मतलब आप सोच सकते हो, मरीज से अगर ये कह दिया जाए कि आपकी बीमारी को तो हम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा। यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि मैडम हम अपने पेशेंट को आपके यहाँ पर एडमिट तो कर देंगे, लेकिन आप थोड़ी सी तो जिम्मेदारी लीजिए। तो वो हॉस्पिटल की जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि ठीक है, हम इन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब यहाँ पर एक ऐसे रूम में इनको रखा जाता है। डॉक्टर कहती है कि आपको बिल्कुल आपका पर्सनल रूम मिलेगा। वो इस वजह से मिलेगा क्योंकि जो सीरियस केस आते हैं या जिनकी दिक्कत होती है तो सबके अलग रूल होते हैं, तो वहां पर आपको रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सुनीता की सास रामवती और ये सभी लोग यहाँ पर रहने लगते हैं। अब एक दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, दवाइयां चल रही थी, लेकिन सुनीता को रात को नींद नहीं आती थी, दिन को भी नहीं आती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द इन्हें हुआ करता, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब सुनीता रात के वक्त सो जाती है, सोती भी नहीं है, आधी जगी आधी सोई हुई होती है। सास बिल्कुल बेसुध होकर सोती है। सास की जो बहन होती है, जो सुनीता की मसीहा सास होती है, वो भी बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई होती है। रात का करीबन 1 बज रहा था, 1 बजे का वक्त होता है और सुनीता के कानों में एक आवाज पड़ती है कि मानो कोई महिला बहुत सुबक सुबक कर रो रही होती है। धीमी सी आवाज में सुनीता कहती है कि मम्मी, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? तो यहाँ पर सुनीता की जो सास रामवती होती है वो दबी सी आवाज में, यानी कि आधी नींद में कहती है कि नहीं बेटी सो जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं है और तुम सो जाओ। लेकिन सुनीता बैठकर अब उस आवाज को ध्यान करने लगती है। सुनीता को लगता है कि ये आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ ही आ रही है। अब वो डरती है, डर के कारण वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेटने के बाद वो जो ओढ़ने वाली सामान होता है, जो बेडशीट होती है, उसे ओढ़ लेती है। वो बेडशीट ऐसी थी कि उसको ओढ़ने के बाद भी बाहर का मंजर दिखाई देता है, यानी बहुत पतली थी, गर्मियों के दिन होते हैं। अब यहाँ पर ये आवाज धीरे धीरे सुनीता के कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जब दरवाजे पर आवाज आती है तो सुनीता की धड़कन बढ़ने लगती है। वो अपने बच्चे को काबू में करती है कि आज ये कौन रो रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है। रात है, कोई भी हॉस्पिटल में जग नहीं रहा है, तो कभी सोचती है कि किसी का शायद ऑपरेशन हुआ होगा, इस वजह से कोई रो रही है। लेकिन जैसे ही सुनीता के कमरे का दरवाजा खुलता है, सुनीता कांपने लगती है, वो घबराने लगती है। दरवाजा खुलते ही उसमें से एक महिला अंदर की तरफ आती है। सुनीता उस महिला को अपने उस चादर से देख रही थी। एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी जगह में से देख रही थी कि क्या माजरा चल रहा है। तभी उसे नजर आती है कि साया पहने, कहते हैं ना कि पेटीकोट पहने और ब्लाउज पहने, और साफ दिख रहा था कि उस महिला के पेट में टांके भरे हुए थे, चेहरे पर बाल फैले हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, और वो महिला अब भी सुबक सुबक कर रो रही है। अब सुनीता डर के कारण अपनी सास को भी नहीं जगा पा रही थी और नहीं अपनी सास की बहन को। वो यहाँ तक देखती है कि वो महिला रोती हुई सुनीता की तरफ बढ़ती है। सुनीता कहती है कि कौन हो तुम, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। सुनीता उसे समझ ही नहीं पा रही थी ये कौन है। और दोस्तों धीरे धीरे वो सुनीता की तरफ जब बढ़ती है और बढ़ते वक्त वो सुनीता के कान के पास अपने मुंह को रखती है। आप सोचकर देखिए कि आप हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गए हैं और वहां आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे इसके बारे में। जब वो कान के पास आती है, सुबकियां चल रही थी, सुनीता ने अपने बेड को कस के पकड़ लिया था, बच्चे को बिल्कुल अपनी छाती से लगा लिया था, हाथ के नीचे, जैसे काक के नीचे कर लेती है ना अक्सर महिलाएं, यहाँ पे जो काक होता है यहाँ पे सुनीता ने अपने बच्चे को कर लिया था और आंखों को बंद कर लिया था। लेकिन आंखें बंद होने का नाम नहीं लेती हैं। सुनीता देखती है कि थोड़ी देर कान के पास रुककर और उसके जो दांत हैं बड़ा सा जबरा निकलता है, और जितनी उस महिला में ताकत होती है उतनी जोर से वो महिला चीखती है। जब वो महिला चीखती है तो सुनीता इतनी ही जोर से चीखती है। जब सुनीता चीखती है तो सुनीता की सास एकदम से खड़ी हो जाती है, सास की बहन भी खड़ी हो जाती है
और ये अपनी बहू की तरफ भागती हैं, उसी कमरे में होती हैं और दोस्तों अपनी बहू को होश में करने की कोशिश करती हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर सुनीता को होश में करते हैं और सुनीता एकदम होश में आते ही अपनी सास के हाथ को पकड़ती है और कहती है कि माँ जी, यहाँ पर एक महिला थी, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूंगी, वो इंसान नहीं है, आप मेरे साथ रहिए, यहाँ से अभी चलिए, अपने बेटे को अभी बुलाइए, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहूंगी। सास समझाती है कि बेटी 4 बजे का वक्त है, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, भगवान का पहरा चल रहा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सास अपनी बहू को दिलासा दे रही थी। करीबन 1:30 बज रहा था और यहाँ पर जो सास की बहन होती है वो बीड़ी पिया करती। कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं जो बीड़ी पीते हैं। अब वो बीड़ी उस बहू के कमरे में तो नहीं पीती है, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर सभी कपड़े धुलते हैं, इस लड़की के, इस महिला सुनीता के कमरे से थोड़ी ही दूर पड़ता है, वहां पर वो जाकर बीड़ी पिया करती थी जब 2 दिन से इस हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पर वो इस बहू को समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मन का वहम होगा। सास उसी के बिस्तर पर बैठ जाती है, बेड पर, और कहती है कि तू सो जा, मैं बैठी हुई हूँ। वो मौसी बाहर कमरे से निकलकर कहती है कि बहन मैं एक बीड़ी पीकर अभी आती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि सास से बहू कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, आप सो जाइए। तो दोनों सास बहू सोने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, मासी जहां पर कपड़े धोए जाते थे वहां पर जाकर बीड़ी पी रही थी और वो बीड़ी जोड़ने के लिए जैसे ही तिल्ली को जलाती है और उस रोशनी में उसे पैर दिखाई देते हैं। मुंह में उसके बीड़ी लगी हुई थी और उसे जब वो पैर दिखाई देते हैं तो उस माचिस की तिल्ली से जैसे ही पैरों की तरफ से उस तिल्ली से ऊपर की तरफ वो मासी देखती जाती है तो वही पेटीकोट और ब्लाउज वाली, और जिसके पेट फटा हुआ था, ऑपरेशन के टांके भरे हुए थे, और चेहरे को जब देखती है तो मौसी के हाथ से माचिस और बीड़ी मुंह से छूट जाती है और वो वहां से भाग पड़ती है। भागती है तो हपहपाती हुई कमरे में आती है, लेकिन जो सुनीता थी वो नहीं सोती है। सुनीता की सास भले ही सो गई थी, रामवती। अब वो कहती है कि मौसी क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तू सो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी अपनी बहू को परेशान करना, सुनीता को डराना। और वो कहती है कि मैं यही स्टूल पर बैठी हुई हूँ, उसके बेड के पास बैठती, और कहती है कि तू चैन से सो जा, मैं यहीं पर हूँ। और उस मासी ने डर के कारण कुंडी अंदर से लगा ली थी और यहाँ पर सुनीता के पास बैठी रहती है। दोस्तों सुनीता को एक दिलासा मिलती है और सुनीता सो जाती है। जब सुनीता सोती है और सुबह सुनीता की आंखें खुलती हैं तो मौसी गायब हो जाती है। डर के कारण मौसी घर जाती है। मौसी को 103 से ऊपर बुखार होता है और सारी बातें मौसी अपने पति को बताती है और सभी रिश्तेदार मिलकर बात करते हैं कि इस हॉस्पिटल में कोई चक्कर है। लेकिन सुनीता को कहाँ चैन था। सुनीता चाहती थी कि मेरी बातों पर जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं मैं साबित करके दिखाऊंगी। अब वहां पर एक लड़का सफाई करने वाला आया करता सुबह के वक्त। जब वो आता है तो वो कहती है कि भाई तुम कितने दिन से यहाँ पर काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि दीदी मैं तो बहुत दिन से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि यहाँ पर कोई ऐसा चक्कर है क्या, कोई भूत प्रेत का कोई मामला है। तो यहाँ पर वो लड़का घबराने लगता है, पसीने पहुंचता है, कहता है कि दीदी यहाँ पर एक और दीदी हैं जो बहुत दिन से काम कर रही हैं, मेरा नाम मत लेना, आप उनसे पूछना जो सुबह आपको दवाई लगाती हैं, क्योंकि एक स्टाफ होता है डॉक्टरों का। दोस्तों यहाँ पर जब वो दीदी आती है उसका नाम बता दिया जाता है। तो सुनीता इसी तरह से उस दीदी से पूछती है। तो यहाँ पर वो दीदी कहती है कि आपको क्या हुआ है, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो सुनीता कहती है कि मेरी तो जान पर बनाई है और तुम्हें इन बातों का लग रहा है, क्योंकि सुनीता को नहीं पता था कि मासी को भी वो महिला नजर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो कहानी वो लड़की रखती है उसे सुनकर घबराहट सी होने लगती है। वो कहती है कि दीदी आपका वहम नहीं है, सच में ही यहाँ पर एक महिला रहती है। जिस बेड पर आप लेटी हुई हो इस बेड पर वो महिला 8 दिन तक मृत रहती है। 8 दिन तक उसकी डेड बॉडी को कोई लेने नहीं आता है। हम उसे बहुत ठीक रखते हैं, उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर फ्रीजर का इंतजाम किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल की मैडम है, यानी डॉक्टर हैं जो इंचार्ज हैं, जो वहाँ पर मेन डॉक्टर हैं, वो पुलिस लेकर उस महिला के घर पहुँचती है। जब उस महिला मृत महिला की डेड बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल से ले जाया जाता है
उस महिला का जब दम निकला था वो इसी कमरे में निकला था और उस महिला का ऑपरेशन पक गया था। बिल्कुल इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि हम उसे बचा नहीं पाते हैं। लेकिन ये आज से 4-5 साल पहली बात है। लेकिन इस कमरे में हम जिसको भी रखते हैं वो ऐसी शिकायत ज़रूर करता है। यहाँ पर सुनीता गुस्से में आती है और कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हमने किस तरह से बच्चे को देखा है और तुमने हमें ऐसी जगह पर रख दिया। अब यहाँ पर एक विवाद सा होता है। सुनीता अपने पति को बुलाती और कहती है कि मैं एक पल भी इस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी। और दोस्तों यहाँ से सुनीता सभी लोग उसी दिन छुट्टी कराते हैं और कहते हैं कि हम इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। जो पेटीकोट और ब्लाउज वाली और ऑपरेशन वाली महिला थी वो सुनीता के साथ उसके घर जाती है। अब आपको जो आगे मैं बताऊंगी उससे आपको बहुत डर और बहुत परेशानी होगी। कमजोर दिल वाले ये बात मत देखना। सुनीता जो होती है वो घर चली जाती है और हॉस्पिटल से बहुत लड़ाई करती है। कहती है कि तुम लोग तो बहुत बेकार हो। हालांकि स्टाफ की इसमें कोई गलती नहीं होती है, वो इलाज के दौरान इस दुनिया से गई थी। लेकिन सुनीता का कहना था कि मुझे उसी कमरे में क्यों रखा गया, उसी बेड पर क्यों रखा गया जिस पर वो महिला दम तोड़ी है। तो हॉस्पिटल का स्टाफ कहता है कि आप कोई नई नहीं हो, यहाँ पर किसी न किसी बेड पर कोई ना कोई दम तोड़ ही देता है। ये हॉस्पिटल है। दोस्तों यहाँ से जब सुनीता घर जाती है, घर जाने के बाद सुनीता का अब नजफगढ़ एक और हॉस्पिटल में इलाज होता है। सुनीता को उस हॉस्पिटल में भी वो महिला दिखाई देती है। सास अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है लेकिन हॉस्पिटल में वो कम दिखाई देती है। अब सुनीता जो बीमारी से ग्रसित थी, जो इन्फेक्शन था वो कम हो जाता है। डॉक्टर सुनीता को घर भेज देते हैं। गर्मी और भी ज्यादा पड़ने लगती है। छत पर एक कमरा और कमरे के आगे बरामदा था और बहुत बड़ी छत होती है। सुनीता छत पर सो रही थी। सोते वक्त सुनीता की खाट में जो चारपाई थी किसी ने बहुत जोर से पत्थर मारा। लेकिन जब सुनीता की आंखें खुलती हैं कि किसी ने मुझ में कुछ मारा है, खाट में आकर लगता है हिलती है तो देखती है कि वही पेटीकोट और ब्लाउज वाली महिला जिसका पेट कटा हुआ था वो बैठी हुई है और सुनीता को अपनी तरफ बुला रही है। सुनीता बेटे को गोद में भरती है और सास की खाट पर चढ़कर खड़ी हो जाती है। कहती है कि माँ जी या तो मुझे इससे बचाइए वरना ये मुझे किसी न किसी दिन मार देगी। सास जगी हुई बैठी थी लेकिन सुनीता को फिर भी वो महिला नजर आ रही थी। डर के कारण सास अपनी बहू को गोद में भर लेती है और कहती है कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों सास बहू वहां से उतरकर नीचे आ जाती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ये घटना सुनीता को ही परेशान नहीं करती है। सुनीता के ससुर जी अपने कमरे में सोए हुए होते हैं तो वो बताते हैं कि मेरे पैर को किसी ने बहुत जोर से खींचा। मैंने देखा कि एक महिला होती है। मुसिया सास जिसने सब कुछ पहले देख लिया था, गांव के आसपास के लोग वो भी देखने लगते हैं। अब सभी घबराने लगते हैं। जब सब जगह से उम्मीद हट जाती है ना तो फिर भगवान पर उम्मीद आती है। ये पूरा परिवार एक पंडित जी से मिलते हैं जो जाने माने होते हैं, उनसे अपना कुछ इलाज कराते हैं। लेकिन उसके बाद एक दिन का वाकया सुनीता जी और बताती हैं। कहती हैं कि मुझे लगा पीठ फेर कर जो एक छोटा सा ओटा होता है, करीबन 4 फुट का ओटा होता है, कभी कभी दिन के वक्त उस पर बच्चे भी बैठ जाया करते हैं। मेरी बहन और मेरा आंगन एक था, बस 4 फुट की एक दीवार थी बीच में। कहते हैं ना कि इधर घर बना हुआ है, इधर घर बना हुआ है और बीच में एक ओटा हो 4 फुट का, तो उस पर इंसान आसानी से चढ़कर बैठ जाता है। अब यहाँ पर वही औरत लग रही थी। कभी लगता है कि मेरी बहन बैठी हुई है, पीछे से मेरी एक भांजी आई हुई थी, सुनीता का कहना है। अब मैं उससे कह रही हूँ कि बहन तू यहाँ पर रात को क्यों बैठी है और पैरों को और हिला रही है। दोस्तों पीछे से वो भांजी देख रही थी, उसको भी वो महिला नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर भांजी को वो महिला दूसरी तरह से नजर आ रही थी, लेकिन सुनीता उसे अपनी बहन समझती है। तभी वो भांजी अपनी मामी का हाथ खींचती और कहती है कि क्या कर रही हो माई, छोटी मामी तो सोई हुई है, चलो अंदर। तो जब वो जो पेटीकोट और ब्लाउज वाली महिला जिसका पेट कटा हुआ है वो हंसने लगती है, फेंक सी हंसी, और इस हंसी को भांजी भी सुनती है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल साबित हो चुका था कि सच में ही वो प्रेत उनके पीछे पड़ी हुई थी, वो आत्मा। लेकिन बहुत भारी प्रयासों के बाद घर में हवन कराए जाते हैं, कई चीजों का सहारा लिया जाता है, कई ऋषियों से बाबाजियों से मिला जाता है, भगवान की शरण में जाया जाता है, माफी याचना की जाती है।
सोचा जाता है कि हमारी क्या गलती है जो हमारे पीछे ऐसा हुआ है। दोस्तों कुछ दिन बाद जो यहाँ पर भिवानी का अस्पताल होता है, अब वहां पर बहुत ज्यादा गतिविधियां देखने को मिलती हैं, तो इस हॉस्पिटल को बंद करना ही सही समझा और यहाँ पर सुनीता का भी उस महिला से पीछा छूट जाता है। लेकिन सुनीता का पीछा छूटता है, लेकिन वो महिला उस गांव में किसी न किसी को नजर आती ही रहती है। तो अब ये बात किसी की समझ में नहीं आती है, कोई भी कुछ नहीं बताता है। लेकिन जिन बाबाओं से इलाज कराया जाता है वो कहते हैं कि वो भटकती आत्मा है, उसके साथ उनके ससुराल वालों ने कुछ गलत किया है, शायद वो इसी वजह से भटक रही है। अब उसे भगवान ही मुक्ति देगा, मुक्ति का कोई साधन नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। वो किसी से बात नहीं करती है, किसी से कुछ कहती नहीं है, केवल सबकी तरफ रोते हुए बढ़ती जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, यही सब कुछ करती है। दोस्तों ये एक ऐसी सच्ची घटना थी जो 2005 में घटी थी। 1 साल तक एक परिवार बहुत ज्यादा दुखी और परेशान इस चीज से रहता है। गांव के लोग भी परेशान रहते हैं। मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि सुनीता हॉस्पिटल से एक भूतने को अपने साथ लेकर आई है। दोस्तों यहाँ पर सुनीता जी बताती हैं कि मैं उस चीज को नहीं भूल पाती हूँ, हालांकि मुझे अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब तो वो गांव में भी दिखना बंद हो चुकी है, क्या पता उसे मुक्ति मिल चुकी हो या वो कहीं और पर चली गई हो। तो लेकिन आप इस घटना से कितना सही मानते हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई ऐसा पीछा कर सकती है? क्यों कर रही थी? इन सवालों के जवाब मुझे भी नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर एक परिवार सुरक्षित है, सही है, हॉस्पिटल बंद हो चुका है। सुनीता कहती है कि मुझे अब उस हॉस्पिटल की तरफ देखने में भी डर लगता है। दोस्तों ये घटना समाप्त हो जाती है और आप भूतों पर कितना यकीन करते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। क्यों लेती हूँ? एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं कि कल मेरी वीडियो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि मेरा माइक में कोई दिक्कत आ चुकी थी, मेरा माइक मुझसे गुम हो गया। आज मुझे माइक मिला है, एक दूसरे माइक से काम किया था, उससे काम अच्छे से नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो ऐश्वर्या बहन है उनकी कहानी, उनकी स्टोरी की मैंने तैयारी की थी, लेकिन पूरी वीडियो जब मैं बना लेती हूँ तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि माइक में तो आवाज ही नहीं है। तो इसी वजह से कल शाम कुछ काम नहीं हो पाया, तो उसके लिए माफ करना ऐश्वर्या बहन। आज शाम को आपकी वीडियो जरूर आएगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल शाम को हाजिर होंगी ऐश्वर्या बहन के परिवार की कहानी लेकर जो सत्यता पर रखी गई है। तो आप उस चीज का इंतजार करना। एक कुल देवी जन्म लेती है इंसान के रूप में, लड़की के रूप में, तो जरूर सुनना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।